गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गार्डन में। बहुत लेट हो गया वीडियो में, काफ़ी लंबे समय के गैप के बाद कोई सी वीडियो आ रही है। आप सबको अप्रोक्स 2 मंथ से कोई भी वीडियोज़ नहीं मिली होगी, इसके लिए हम आप लोग से माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हाँ, अब से आप लोगों से जो वीडियोज़ आएंगी वो आपको रेगुलरली ऐसे मिलते रहेंगे। आज की इस वीडियो में जो आपने थंबनेल देखा होगा, हम लोग हर एक की पॉइंट के साथ चैप्टर को डील करते जाएंगे। आप से जो आप लोग का चल रहा है क्लास, वो पोइट्री सेक्शन का है, क्लास 12 का इंग्लिश। जो पोइट्री सेक्शन चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 1 जो है आपका स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो चैप्टर नंबर 1 है, इसका हम लोग पूरा का पूरा ऐसे डिस्कस करेंगे। चैप्टर को क्वेश्चन आंसर देखेंगे, सब कुछ ऐसे इसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 2 महीने का समय जो है काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन देख सकते हैं कि जो कोरोना काल है कुछ भी इसमें चलने का लायक ही नहीं बचा हुआ है। लेकिन हाँ, जैसे पिछले साल एग्ज़ाम ली गई थी बिहार बोर्ड ने, इस बार भी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम लेगा। जो नेक्स्ट ईयर 2022 में आप लोग एग्ज़ाम दोगे, उस बार भी बिहार बोर्ड ऐसे एग्ज़ाम लेगा ही लेगा, चाहे जो हो जाए। क्योंकि सीबीएसई ने पोस्टपोन किया, लेकिन बिहार बोर्ड ये सब काम नहीं करता है। तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहें। और जो पोइट्री सेक्शन से होता है, ज़्यादा आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। उससे आप लोग ऐसे कोई भी एक लाइन ऐसे दे देगा और बोलेगा आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन कीजिए। ये मेन होता है पोइट्री सेक्शन से, ठीक है। क्वेश्चन आंसर इससे नहीं, लेकिन ये पोइट्री सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा मेन होता है। 4 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर एक बार ऐसे आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका ऐसे पूरा का पूरा याद हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि आपको ऐसे अच्छे तरीके से समझा दिया जाए पूरा चैप्टर, और जो भी पॉसिबल है उसका पीडीएफ अगर आपको ऐसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप लोग बस ऐसे वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोग को ऐसे समझ में आ जाए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस जो आपका स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, देख लीजिए चैप्टर जो मैंने लिखा है, ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? जॉन डॉन साहब के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर आपका है पोइट्री का चैप्टर नंबर 1 है, पोइट्री का चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 है। हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे, तो देखिए लिखा है मैंने ऊपर में, डिटेल्स कवर इन द वीडियो। इस वीडियो में आप क्या क्या देखोगे, और थंबनेल पर भी आपने देखा होगा। तो देखिए पहला हम लोग देखेंगे कि कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। उसका इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग देख लेंगे ऑथर के बारे में, अबाउट द ऑथर, जो कि जॉन डॉन साहब हैं। उनके कुछ जीवनी के बारे में देखेंगे, जो कि कहीं भी काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीज़ पूछता है। उसका देखेंगे थीम ऑफ द चैप्टर। ये आप थीम बोलो या फिर समरी बोलो, बात एक ही रह जाएगा। आप थीम बोलो या समरी बोलो, लेकिन समरी में 2-4 लाइन बढ़ाना पड़ेगा अबाउट द ऑथर से आपको ले करके, लेकिन थीम सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के बारे में होगा। तो आप अगर चाहते हो खुद से समरी लिखना, तो ये जो मैं पढ़ाऊंगा अभी अबाउट द ऑथर और ये थीम ऑफ द चैप्टर, दोनों को आप ऐसे ऐड करके लिख सकते हो। तो आपका ऐसे बन जाएगा थीम ऑफ द चैप्टर या फिर समरी ऑफ द चैप्टर। उसके बाद आपको देखेंगे एक्सप्लेन कर देंगे क्वेश्चन आंसर आप लोग का, जिसमें जो भी होगा क्वेश्चन आंसर, जो भी डाउट होगा लाइन बाय लाइन आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और फ्री पीडीएफ आपका जो नोट्स है वो आपको ऐसे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये सारा चीज़ें अभी के वीडियो में हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे। ये 5 पॉइंट को ऐसे हम लोग को डिस्कस करना है अच्छे से, पूरा चैप्टर आप लोग का खत्म हो जाएगा। 12th क्लास का जो इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 होगा वो आपका फिनिश्ड हो जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते आते हैं हम लोग। पहले क्या बोले थे, चैप्टर एक्सप्लेन करने। तो चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग का आता है क्या कि ऑथर के बारे में कुछ जान लें। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये जो अभी 20 से 25 मिनट का शायद वीडियो हो, तो आप ऐसे पूरा देख लेना, तो आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। और पूरा अगर सिर्फ बात को अच्छे से सुनोगे भी तो आपको पूरा चैप्टर याद रहेगा कि हाँ सर ने क्या कहाँ बोला था, कौन सी बात कहाँ पर थी। देखिए ऑथर के बारे में जानते हैं। तो पहला जो हम लोग का है, देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ भी अबाउट द ऑथर। ऑथर साहब कौन है? तो जॉन डॉन साहब है, ठीक है, जॉन डॉन साहब हैं। देखिए पहली बात कि जो ऑथर साहब हैं ये एक मेटाफिजिकल पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन ये महान, मतलब कि गुरु कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं, फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट। ये बहुत ही अच्छा ऐसे पोएट लिखा करते हैं। मेटाफिजिकल में आपका आता है लव के ऊपर आपका ऐसे पोएट लिखाएगा, नेचर के ऊपर आपका पोएट लिखाएगा, ये सारी चीज़ों पर आपका ऐसे ये पोएट लिखाता है, ठीक है। तो ये पोएट्री जो है लिखाता है, ये सब आप याद रखेंगे। देखिए तो पहले बात हम लोग जान लिए कि जो ऑथर साहब थे वो एक मेटाफिजिकल पोएट है। तो जन्म कहाँ लिए हैं? तो जन्म लिए हैं लंदन में। कहाँ जन्म है? लंदन में, इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। देखिए ये कहाँ पर जन्मे हैं? तो ये लंदन में जन्म लिए हैं। एक धनी मनी, जो प्रोस्पेरस कहने का मतलब होता है धनी, प्रोस्पेरस कहने का मतलब होता है धनी, ठीक है, या फिर रिच आप बोलिए। तो धनी रोमन कैथोलिक, एक कैथोलिक आप लोग का जैसे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जैसे धर्म होता है, तो वैसे वहाँ पर एक धर्म है कैथोलिक, उस धर्म में ये जन्म लिए हैं। अमीर कैथोलिक के घर में वो जन्म लिए हैं लंदन में।
वेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था, मतलब कि लोग कैथोलिक को नहीं मानते थे, एंटी कैथोलिक को ऐसे मानते थे, कैथोलिक को ऐसे बहुत बुरा व्यवहार इसके साथ किया जाता था, ठीक है, रेसिज्म के आधार पर बहुत बुरा इसके साथ व्यवहार किया जाता था, और इसका नतीजा जॉन डॉन साहब को भुगतना पड़ेगा, आगे आप अभी देखेंगे। तो हमने देखा क्या, पहली बात की जो जॉन डॉन साहब वो मेटाफिजिकल पोएट है, कहने का मतलब नेचर और लव के बारे में बहुत अच्छी पोएट लिखते हैं। उनका जन्म लंदन में हुआ था, अमीर कैथोलिक फैमिली में, हालांकि जो वहाँ का सिचुएशन था वो एंटी कैथोलिक था इंग्लैंड का, तो इसीलिए ऐसे लोगों को पसंद नहीं आया। आगे फिर देखिए इसका जो उन्हें भुगतान क्या हुआ, डॉन वाज, इसका उन्हें भुगतान देना पड़ा, डॉन वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जो उनका जाति धर्म था, कैथोलिक जो धर्म थे, कैथोलिक जो धर्म थे, ठीक है, कैथोलिक धर्म से वो जो बिलोंग कर रहे थे, इसका क्या नतीजा हुआ कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, बिना डिग्री के उन्हें निकाल दिया गया उनके जाति के आधार पर कि तुम ऐसे एंटी कैथोलिक नहीं हो, तुम कैथोलिक हो, तुम्हें डिग्री लेने का अधिकार नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, उन्हें निकाल दिया गया। तो ये देख सकते कितना बड़ा उनके साथ ऐसे नाइंसाफ़ी हुआ, पर फिर भी जॉन डॉन कहाँ रुकने वाले थे, अगर रुक जाते तो आज देख रहे हैं उनका ऐसे हम लोग पाठ नहीं पढ़ रहे होते। आगे फिर कहता है इसी में, देखिए ये सारा का सारा जॉन डॉन के बारे में आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप ऐसे समरी में ये सब चीज़ आप लिख सकते हो, तो आपको ऐसे मार्क्स अच्छा मिलेंगे, और इतना ही पॉइंट लिखोगे तो बहुत अच्छा काम बन जाएगा आपका। देखिए जॉन डॉन वाज ब्रीफली, देखिए ब्रीफली कहने का मतलब थोड़ा, ठीक है, संक्षेप, थोड़े समय के लिए। तो जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नाइस एनिमोर। देखिए जॉन डॉन को थोड़े समय के लिए जेल भेजा गया, जॉन डॉन को थोड़े समय के लिए क्या किया गया, जेल भेजा गया, सेंट टू प्रिजन, ठीक है। क्यों भेजा गया, तो सीक्रेटली, छुप छुपाकर उसने शादी कर ली थी। किससे शादी कर ली थी, तो एनीमोर से, एनीमोर लड़की की नाम है, उससे शादी कर लिया, ठीक है। और ये जेल जाने का रीज़न क्या हुआ, छुप छुपा के शादी कर लिया, तो जेल जाने का रीज़न ये हुआ कि जो पैट्रन्स नाइस है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पैट्रन्स नाइस है रे बब्बू लोग, बउआ लोग, दोस्तों लोग, याद रखना, ये पैट्रन्स नाइस होता है आश्रय देने वाला। मतलब जॉन डॉन को जिसने आश्रय दिया था, जिसने अपने घर में जगह दी थी, उसी की बेटी से इसने ऐसे शादी कर लिया था छुप छुपा के, जिसके कारण से इसके पापा मम्मी ने ऐसे केस किया, थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय नहीं, थोड़े समय के लिए जेल लेकिन गए, क्योंकि बाद में फिर ऐसे ये लोग ऐसे मान गए थे शादी के लिए, तो शादी ऐसे राजी खुशी हुआ था, तो थोड़े समय के लिए लेकिन जेल जाना पड़ा था। तो समझ गए, ये सारी चीज़ें जो जॉन डॉन के साथ हुई थी। उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे कि जॉन डॉन और किस चीज़ के लिए फेमस है। देखिए जॉन डॉन आपका सॉन्ग्स और सनेट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। और अब ये सनेट क्या होता है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने जब भी ऐसे पोइट्री बताया है तो उसे बताया है वैसा पोयम जिसमें कि 14 लाइन्स हो। कितना, 14 लाइन्स वाले पोएम को कहते हैं सनेट। याद रखेंगे, 14 लाइन जो कंटेन करेगा वो होगा सनेट, ठीक है। अब जॉन डॉन क्या क्या के लिए जाने जाते थे, देखिए डॉन इज़ वेल नोन फॉर ही सॉन्ग्स एंड सोनेट, बता चुका, सॉन्ग्स और सोनेट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। उसके बाद सटायर क्या होता है, सटायर भी बहुत अच्छा लिखते थे। सटायर पर हसन कहने का मतलब चुटकुला, सटायर का मतलब चुटकुला टाइप का लिखना, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रसिद्ध हैं। एंड द एलेगीज और शोक गीत भी वो बहुत अच्छा से लिखते थे, और सरमन जो कि प्रवचन भाषण वगैरह ये भी बहुत अच्छे से लिखा करते थे। तो ये था हमारा दोस्तों आप लोग का अबाउट द ऑथर के बारे में। एक बार फिर से जान लेते हैं हम लोग। पहली बात हमने जाना था कि जो जॉन डॉन साहब थे वो मेटाफिजिकल पोएट थे। वो कहाँ जन्मे थे, तो लंदन में जन्मे थे, जो कि इंग्लैंड में है। एक धनी मनी कैथोलिक, रोमन कैथोलिक धर्म में जन्मे थे, फैमिली में जन्मे थे, जबकि ऐसे इंग्लैंड उस समय एंटी कैथोलिक था, कैथोलिक को वहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता था। उसके बाद फिर इनके रिलीजन के कारण उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ज़बरदस्ती बाय फोर्सली उन्हें निकाल दिया गया, बिना डिग्री के, उनके धर्म के आधार पर। उसके बाद जब जॉन डॉन ने फिर ऐसे शादी कर ली, अपना जो उन्हें आश्रय दिए हुए थे, घर में आश्रय दिए हुए थे, उन्हीं की बेटी से सीक्रेटली छुप छुपा करके शादी कर लिया, जिसके कारण से उन्हें थोड़े समय के लिए क्या करना पड़ा, जेल जाना पड़ा। तो ये सब चीज़ हमने देखा। उसके बाद देखा कि जो जॉन डॉन साहब है वो सॉन्ग और सनेट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। सनेट क्या होता है, तो सनेट देखा कि 40 लाइन्स के पोएम को हम लोग सनेट बोलते हैं। फिर देखा कि जो जॉन डॉन साहब है सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग्स और सनेट ही नहीं लिखते थे, वो है चुटकुला भी लिखते थे, जिसको कि प्रहसन, सटायर बोलते हैं। एलेगीज भी, शोक गीत भी लिखा करते थे, सरमन्स, प्रवचन भी लिखा करते थे। ये सारी चीज़ें इनकी बात थी। तो बच्चा साहब और दोस्तों लोग, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट हो गया अबाउट द ऑथर। अगर कोई डाउट रह गया है कमेंट करो, कमेंट करके पूछ लो।
कोई डाउट है अगर आपको तो कमेंट करके पूछो, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का, यहाँ पर देख सकते हो आप, थीम ऑफ द चैप्टर। थीम हम लोग क्या है चैप्टर का थीम क्या है। अब ये चैप्टर का थीम और अगर अबाउट द ऑथर मिला दोगे तो आपका ऐसे समरी तैयार हो जाएगा, ठीक है। समरी आप लोग का ऐसे तैयार हो जाएगा तो आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। थीम कहने का मतलब पहले समझिए, इसलिए मैंने पहले से अंडरलाइन करके रखा है। थीम कहने का मतलब आधार, किस आधार पे चैप्टर है, क्या कहना चाहता है चैप्टर, ये आपका है थीम, ठीक है। चलिए तो देखिए मैं आपको बता दूं शॉर्ट में जो ये थीम है चैप्टर का, उसके बाद फिर इसको पढ़कर बता दूंगा। इसमें जॉन डॉन और एनी मोर की कहानी है। जॉन डॉन जर्नी पर एक यात्रा पर जा रहे हैं जिसमें कि एनी मोर घबरा रही है कि आप मत जाइए, ठीक है। तो जॉन डॉन समझाते हैं कि तुम घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जैसे जाऊँगा वैसे ही सही सलामत मैं घर आ जाऊँगा। यही सबके बात के ऊपर है, लव एंड अफेक्शन के ऊपर है, और यही आपका थीम भी है। तो चलिए देख लीजिए एक बार, आप मैं आपको बता दूँ। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, कहने का मतलब हुआ कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो वाज रिटन बाय जॉन डॉन फॉर हिज वाइफ। ये किसके द्वारा लिखा गया था, जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया। किसके लिए लिखा गया, तो उसकी पत्नी के लिए लिखा गया। पत्नी का नाम क्या है, तो एनी मोर पत्नी का नाम है, ठीक है। इन द पोएम डॉन इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन द जर्नी। देखिए ये डॉन यानी कि जॉन डॉन है। इस पोएम में क्या होता है कि जो आपके जॉन डॉन साहब है वो जर्नी पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसकी वाइफ, बट हिज वाइफ इज अफ्रेड ऑफ व्हाट विल हैपन टू हिम ऑन द जर्नी एंड डज नॉट वांट टू गो हिम। देखिए लेकिन वो उसकी जो पत्नी है एनी मोर, वो ये सोच कर घबरा रही है, डर रही है कि क्या होगा जर्नी पर उसके साथ, ठीक है। और यही सोच कर के वो जाने नहीं देना चाहती है। लेकिन जॉन डॉन कन्विंसेस मतलब मनाना होता है, ठीक है। जॉन डॉन कन्विंसेस हर दैट ही विल बी ऑल राइट। वो अपनी पत्नी को मना लेता है कि तुम मेरी प्रियतम, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, जैसे मैं गया वैसे ही मैं ऐसे वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पर ये आपका थीम था। देख लीजिए, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप ऐसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरी तरीके से आपको ऐसे इसको समझाया जाएगा। अब ये दोनों को आप अगर मिक्स कर दोगे तो आपका ऐसे समरी अच्छा खासा ऐसे आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं कोशिश किया आपको ऐसे अच्छे से समझाने की, चैप्टर किस आधार पर है, और यही आपका जो मैंने ये जो बता दिया, ये जो मैंने बताया सारा का सारा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से एक बार समझ गए होंगे तो आगे देखिए, यहाँ से एक बार फिर से जॉन डॉन के बारे में पढ़ लेते हैं बुक के आधार पर। वो तो मैंने शॉर्ट में अच्छे से समझाने के लिए आपको लिख दिया था उतने तरीके से। अभी आपका बुक के आधार पर मैं इतने ज़्यादा इसको समझाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ इसको रीड कर दूंगा, आप ऐसे समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने सारा जो हो सकता था समझा दिया। देखिए स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, आप लोग बुक निकाल लेंगे, बुक का लाइन बाय लाइन मैच कर लेंगे। जॉन डॉन का जन्म 1572 में लंदन में एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था, ठीक है। पाइन काइंड ऑफ अ न्यू लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, बता चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। आपका सैटायर भी मैंने आपको बता चुका है, आपका मेटाफिजिकल भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये जो थे बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेटाफिजिकल के बाप कहलाते थे वो, जब ये लिखने में आ जाते थे तब। तो सिर्फ आपका लिखा हुआ है। फिर कहता है लंदन में इनका जन्म हुआ, रोमन प्रोस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली में, ठीक है। धनी मनी परिवार में इनका जन्म हुआ, ये सब बता चुके हैं। फिर उसके बाद ये सब मैं उतना बताने वाला हूँ नहीं, सिर्फ इसको रीड कर देना। फिर कहता है इंग्लैंड वाज स्टेंचुअली एंटी कैथोलिक, लेकिन जब यही मैंने बता दिया है कि उस समय जन्म हुआ जब उनका ऐसे इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक को सब ऐसे मानते थे। इसका नतीजा क्या हुआ कि उन्हें ऐसे लीव करना पड़ा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज उनके रिलीजन के कारण। वो ऐसे लॉ की पढ़ाई किए, क्या क्या पढ़ाई किए, तो कहते हैं थियोलॉजी की पढ़ाई किए। ऑल्सो पार्टिसिपेट इन 2 नोबल एक्सपेडिशन एंड बिकम सेक्रेटरी टू अ पावर नोबल, और एक पावर नोबल के आधार पर भी जो होते हैं नोबल लोग, उनके आधार पर भी वैसे वो वहाँ पर बने। ही लॉस्ट जॉब अ जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन। देखिए बता चुके कि थोड़े समय के लिए जब जेल गए थे तो उनके पास जॉब था, जो जॉब उन्होंने पाया था उसको भी ऐसे वो लॉस कर चुके थे। क्यों जेल गए थे तो मैंने बता चुका था, एनी मोर से जो शादी की पैट्रन्स नाइस, उसके कारण से उन्हें जेल भेजा गया। 1615 की बात है। एट द एज ऑफ 42 डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेंस इन द अल्जेनिया चर्च एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। देखिए अल्जेनिया चर्च में, और उसके बाद प्रीचर्स, बहुत बड़े प्रवक्ता के रूप में, बहुत बड़े चर्च का जो प्रीचर्स होते हैं उसके रूप में ये ऐसे उभरे, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन था। नेक्स्ट ये क्या क्या लिखे थे, इन लव लिरिसिज्म डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पैट्रियन ट्रेडिशन इंट्रोड्यूसिंग एंड
intellectual and colloquial tone. His love poems uses the latest discoveries of science, geography to hammer a home point and combine passion with verbal intellectuals. बहुत सारा इनकी बातें जो है सारी चीज़ें इसमें बताया जा सकता है कि आप देख सकते हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या क्या लिखा करते थे मैंने बता चुका है, सटायर्स, सॉन्ग एंड सनेट्स, एलगीज, सरमन, सारा चीज़ें मैंने इसमें आपको बता चुका है। तो आप ऐसे इसको ऐसे क्या करेंगे, याद कर लेंगे, पढ़ना तो पढ़ सकते हैं आप इसको एक बार, लेकिन ज़रूर पढ़ लेंगे खुद से घर पर। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग चैप्टर, अपने चैप्टर की तरफ। तो हमारा चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको मैं बता दूं जो भी लाइन होगा इस लाइन को आपको दे देगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग। बस आपको 2 नंबर 4 नंबर बनाना है। तो आप एक्सप्लेन करने से पहले लिखेंगे, एक्सप्लेन करने से पहले दिस स्टैंजा इज टेकन फ्रॉम रेनबो बुक ऑफ आवर क्लास 12th। हमारे बुक जो क्लास 12th का बुक है रेनबो, उससे लिया गया है, जिसके की लेखक हैं, ठीक है, जॉन डॉन साहब। उसके बाद फ्रॉम दिस स्टैंजा ही वांट्स टू से डैट, अब वो जो कहना चाहते हैं उसको आप ऐसे लिख दो, आप एक्सप्लेन कर दो। तो ये सब सारी चीज़ आप लिखोगे तो आपको ऐसे अच्छा नंबर मिलेगा। तो कहता है, चैप्टर को समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। वियरनेस का मतलब होता है थकान, थकना। ठीक है, वियरनेस का मतलब होता है बउआ लोग थकना। वियरनेस का मतलब होता है थकना, याद रखेंगे। तो कहता है स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी प्रियतम, आई डू नॉट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, फॉर वियरनेस ऑफ दी, कि मैं तुमसे थक गया हूँ। दी का मतलब यू होता है, ठीक है। दाऊ भी इसमें लिखा रहेगा तो उसका मतलब भी यू है, क्योंकि ये उस अभी आप जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खोजोगे, सॉरी आप डिक्शनरी में खोजोगे तो आपको इसका मतलब यू मिलेगा। ठीक है, तो कहता है स्वीटेस्ट लव, मेरी प्रियतम, आई डू नॉट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, फॉर वियरनेस ऑफ दी, कि मैं तुमसे थक गया हूँ। ठीक है, इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। उसके बाद नॉर इन द, आगे फिर देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फ्रॉम मी, और ना ही इस आशा में जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा प्यार देगी या फिर तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे देगी। तो पहले बोला स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, मेरी प्यारी प्रियतम, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मैं इसलिए तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, और ना ही इसलिए जा रहा हूँ, इस आशा में जा रहा हूँ कि ये दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार देगी। तो ये दोनों लाइन का मतलब आप समझ गए, लेकिन आप इसको अच्छे से अगर एक एक लाइन को ध्यान दोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन हाँ मेरी प्रियतम, ये तो सही है ना, कुछ एक समय के बाद तो मुझे मरना ही है। DYE मतलब डाई, DIE है, आज का ये डाई है, डाई मतलब मरना। ठीक है, मेरी प्रियतम, मरना तो है एक दिन एक दिन। दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, ये टिस नहीं है, ये जो टिस लिखा है ये टिस नहीं है, दिस है बच्चा लोग, ये आज का दिस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टीचर लोग बताते हैं, नहीं बस समझा करके निकल जाते हैं। आप यूट्यूब पर देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे वीडियोज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो देखिए कहता है बट सिंस डैट आई मस्ट डाई, लेकिन मेरी प्रियतम, मुझे आखिर में मुझे सबको मरना है, कभी ना कभी मरना है, मुझे भी मरना है। तो दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो इसीलिए मैं इसका यूज़ करना चाहता हूँ, हंसी खुशी मैं इसे अपनाना चाहता हूँ, हंसी खुशी मैं इसे इंजॉय करके मरना चाहता हूँ, आराम से मरना चाहता हूँ। ठीक है, दस बाई फेंथ दैट्स टू डाई, एकदम हंसते हंसते मैं अपने मौत को ऐसे अपनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं घूमूँ फिरूँ तब भी तो मैं आज़ाद हूँ, तभी तो मैं ऐसे ज़्यादा खुश होकर के सब चीज़ करके ही मैं तो जाऊँगा ना। आगे फिर कहता है यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज़ हियर टुडे, मेरी प्रियतम तुम देखो पिछली रात, यस्टर नाइट देखो, यस्टर नाइट मतलब पिछली रात होता है। ठीक है, तो पिछली रात सन, SUNNE, आज का ये सन है। ठीक है, SUNNE सन है, सूरज। मेरी प्रियतम, पिछली रात सूरज भी ऐसे एक जर्नी पर गया था और अभी देखो वो अभी हमारे सामने है। तो देखो सच में बात है कि हर शाम के शाम ऐसे सूरज ऐसे डूब जाता है और सुबह को सुबह आ जाता है। तो वही इससे कंपेयर कर रहा है यहाँ पर हमारा पोएट साहब जॉन डॉन कि लास्ट रात सूरज भी एक जर्नी पर गया था और अभी वो यहाँ पर है। बीच बीच में बच्चा लोग आपको बार बार ऐसे ब्राइटनेस का प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हम समझ गए कि जो पिछली रात है यहाँ पर कह रहे हैं जॉन डॉन साहब की पिछली रात सूरज भी ऐसे एक जर्नी पर गए थे और अभी देखो वो यहाँ पर मौजूद है। तो यही चीज़ें थी जॉन डॉन साहब ने ऐसे कहा। चलिए आगे फिर क्या कहते हैं देखिएगा, ये पिक्चर आपके बुक में दिया, आप देख सकते हैं जॉन डॉन और उनकी वाइफ का पिक्चर दिया हुआ है। देखिए सूरज के बारे में कंपेयर करते हुए बोलते हैं ही हैथ नो डिज़ायर नोर सेंस। देखो मेरी प्रियतम, पिछली रात सूरज गया अपनी जर्नी पर, यात्रा पर,
और अभी वो यहाँ है। उसके पास तो कोई इच्छा नहीं था, कोई सेंस नहीं था, उसके पास कोई डिजायर नहीं था। ही हैथ कहने का मतलब ये हैथ अभी का ये हैज़ है, ही हैज़, ठीक है, अभी का ये हैज़ है। तो ही हैज़ नो डिज़ायर नोर सेंस, उसके पास कोई इच्छा नहीं थी। नोर हाफ सो शॉर्ट वे, और ना ही उसके पास कोई छोटा रास्ता था। जानते ही हैं सूरज कितना जब बड़ा रास्ता ट्रैवल करता है, तो कहता है उसके पास कोई इच्छा नहीं था, कोई सेंस नहीं था, ना ही उसके पास कोई छोटा रास्ता। देन फियर नोट मी, तो फिर मेरे बारे में मत डरो मेरी प्रियतम, मेरे लिए तुम मत डरो, मेरे लिए तुम मत घबराओ, हाँ मेरे लिए, बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडियर, स्पीडियर का मतलब तेजी से, जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। लेकिन तुम देख लिए मेरी प्रियतम कि सूरज पिछली रात को ऐसे गया था, उसके पास, और अभी वो यहाँ पर है, और उसके बाद फिर ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस नोर हाफ शॉर्ट वे, ना तो उसके पास कोई इच्छा थी, ना ही उसके पास कोई छोटा रास्ता था कि वो जल्दी आ जाए, ठीक है। देन नोट फियर मी, तो फिर मेरे लिए मत डरो मेरी प्रियतम, बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडेड जर्नी, लेकिन हाँ मेरे ऊपर भरोसा करो, मुझ पर यकीन करो मेरी प्रियतम कि मैं काफ़ी तेज़ी से, सूरज से काफ़ी तेज़ी में ऐसे जर्नी को ऐसे करूँगा, और सिंस आई टेक मोर विंग्स, क्योंकि हाँ मेरे पास इच्छा भी है, मेरे पास इच्छा है, मेरे पास पंख भी है, मैं सब कुछ चाहता हूँ, मेरे पास स्पर्श देन ही, मतलब कि उससे ज़्यादा मेरे पास इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मैं सही सलामत यहाँ पर लौट आऊँगा तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए, तो इसलिए मेरे लिए ना घबराओ। तो ये सारा बात है से कौन कहता है, जॉन डन कहते हैं। फिर यहाँ पर ये मोस्ट पावरफुल लाइन है, और ये कोई ना कोई लाइन आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा, आप याद रखना। कहता है ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, फीबल मतलब होता है कमजोर, फीबल मतलब बच्चा होता है वीक, ठीक है, वीक मतलब कमजोर, फीबल, WEE के नहीं, वीक वो हो जाता है आप लोग का सप्ताह। तो चलिए, ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, कितना कमजोर है मनुष्य का ताकत, कितना कमजोर है। डैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, डैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि अगर उसका भाग्य गिर जाए, भाग्य बिगड़ जाए, भाग्य अगर बिगड़ जाए, अगर किसी व्यक्ति का भाग्य बिगड़ जाए तो उसको खुद से सुधार नहीं सकता है। तो वही बता रहा है कि हाउ फीबल इज मैंस पावर, कितना कमजोर है आदमी का ताकत, कि उसका जो अगर फॉर्च्यून यानी कि उसका भाग्य अगर बिगड़ जाए, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, वो अपने भाग्य में कोई एक दूसरा घंटा ऐड नहीं कर सकता, अगर उसके हाथ से समय निकल जाए तो दूसरा घंटा फिर वापस नहीं ला सकता है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, जो उसके हाथों से समय निकलता जा रहा है उसको वापस नहीं ला सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन बुरा वक्त तो उसके साथ आता ही है, बुरा वक्त आएगा, बुरा वक्त आएगा तभी तो अच्छा वक्त का ऐसे हम लोग आशा करेंगे। तो ये कह रहा है कि कितना कमज़ोर है मैंस का पावर, कि अगर उसका भाग्य गिर जाए, उसका बुरा वक्त शुरू हो जाए तो वो एक दूसरा घंटा उसमें ऐड नहीं कर सकता है। जो उसके हाथों से घंटा चला जा रहा है, जो उसके हाथों से समय बीत रहा है, वो उसको ऐसे ऐड नहीं कर सकता है। और एक बुरा समय तो सबके पास आता ही आता है मेरी प्रियतम। आगे फिर क्या कहता है देखिए, एंड वी ज्वाइन, ये JOIN, ज्वाइन मतलब जुड़ना साथ में, ठीक है, एंड वी ज्वाइन इट आवर स्ट्रेंथ, तो इसीलिए मेरी प्रीतम ये जो बुरा वक्त है, इस बुरे वक्त में हम ऐसे अपने ताकत को, अपने स्ट्रेंथ को जोड़ करके, एंड वी टीच इट एंड आर्ट एंड लेंथ, हम इसे सबक सीखेंगे, इसे सबक सिखाएंगे और इस बुरे वक्त से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। ये हम लोग का ऐसे बुरा वक्त चल रहा है अभी, इट सेल्फ आवर्स रश टू एडवांस, हम लोग ऐसे इस बुरे वक्त से ऐसे निकल जाएंगे, हम लोग इस बुरे वक्त से निकल जाएंगे। अब ये बुरा वक्त ही है, अगर दो प्रेमी जो है बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं एक दूसरे से और अलग होना पड़े दोनों को, तो ये बुरा वक्त उनके लिए शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ ऐसे जॉन डन साहब बताते हैं। आगे फिर क्या कहते हैं देखिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार ये पूछता है ये वाला, ठीक है। वेन दाउ साइटेस्ट, देखो साइटेस्ट जो यहाँ लिखा हुआ है साई है, फफक फफक कर रोना, ठीक है, जोर जोर से रोना, साई। वेन दाउ साइटेस्ट नोट विन, मेरी प्रियतम जब तुम रोती हो, ठीक है, जब तुम रोती हो, बट साइटेस्ट माई सोल अवे, तो ऐसा लगता है हवाएं नहीं, मेरी आत्मा मुझसे ऐसे छीन रही है। जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है मेरी आत्मा ऐसे मुझसे दूर जा रही है। वेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली, वीपेस्ट मतलब भी कोना, रोना, सॉरी मैंने कोना बोल दिया। वेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम रोती हो, माई लाइफ ब्लड दोथ डीके, मेरा जो ब्लड है, मेरा जो लाइफ है वो ऐसे डिस्ट्रॉय होने लगता है। डीके मतलब डिस्ट्रॉय है ना, खत्म होना, मेरा जो लाइफ है वो ऐसे डिस्ट्रॉय होने लगता है तुम जैसे रोती हो। इट कांट बी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो, हमारा जो प्यार है वो तो अलग नहीं हो रहा है, हमारे तुम्हारे बीच कोई आ नहीं रहा है, मैं तो बस बाहर जा रहा हूँ, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। डैट
दाऊ, दाऊ का मतलब जो मैंने पहले भी बोल दिया था, दी का मतलब यू होता है, तो ये दाऊ का मतलब भी यू होता है। दाऊ यानी कि डैट यू, तुम, दाऊ दैट दाउ लवेस्ट मी, जैसा कि तुम मुझे प्यार करती हो, एज यू से, जैसे तुम मुझे कहती हो, इफ़ इन टाइम माई लाइफ दाउ वेस्ट, ठीक है, जैसा कि तुम मुझे प्यार करती हो, जितना मुझे प्यार करती हो, ये वेस्ट नहीं है, ठीक है, ये वेस्ट नहीं है, ये तो हमारा एक तुम जो चीज़ हो, तुम मेरे लिए वेस्ट नहीं हो, तुम मेरे लिए एक कह सकते हैं कि मेरे लिए तुम बेस्ट हो, ठीक है। दाऊ, यू आर द बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए तुम बेस्ट हो। तुम रोती हो तो मुझे लगता है कि मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, हम थोड़ी अलग हो रहे हैं, हम तो बस एक जर्नी पर जा रहे हैं। और मैं बता दूं, जो जॉन डन साहब है वो जर्नी के लिए ज़्यादातर फ्रांस जाया करते थे, फ्रांस उन्हें पसंद था, वो फ्रांस घूमने जाया करते थे, ठीक है, फ्रांस, याद रखना, हो सकता है कभी किसी एग्जाम में पूछ दे आपसे। चलिए आगे कहता है, लेट नोट द डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंकिंग मी एनी इल, देखो अपने जो मेरा अपना जो दिल है उसको ऐसे बुरे ख्यालों से मत भरो, ये सोच करके कि मैं बीमार हूँ, ऐसा मत करो। डेस्टिनी में टेक दे पार्ट, देखे जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही, भाग्य ने अपना ऐसे खेल खेला है। एंड में दी फियर्स फुलफिल, तो इसे हम लोग अपने दिल में डर के अथी से भरना नहीं है, बट थिंक डैट वी, हम बस तुम ये सोचो मेरी प्रियतम कि आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, तुम एक बिस्तर के किनारे, हम लोग एक बेड पर हैं, तुम एक किनारे सोई हुए और हम एक किनारे सोए हुए हैं, बस तुम इतना सोचो और तुम कुछ मत सोचो मेरी प्रियतम। दे हु वन अनदर कीप अलाइव और पार्टेड भी, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं उसे कौन अलग कर सकता है मेरी प्रियतम। तो यही सारा चीज़ आप लोग का लिखा हुआ था, हर एक लाइन का मैंने कोशिश किया आपको ऐसे समझाने का। इसका आपका क्वेश्चन आंसर जो कि मैं अभी डील करूँगा, तो आई होप कि पूरा पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई आपको दिक्कत ना हुआ होगा। बता दूं कि तेज़ी से एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। पहला लाइन कहता है कि मेरी प्रियतम, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, ना ही इस आशा में जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार देगी, ठीक है, लेकिन हाँ एक दिन मुझे तो मरना है ही, तो मैं क्यों ना इस जो मेरे लाइफ है इसको ऐसे फुल्ली इंजॉय करके मैं जीऊँ मरूँ, ये कह के। पिछली रात जो मेरी प्रियतम जो सूरज था वो भी ऐसे एक जर्नी पर गया था और अभी देखो वो यहाँ पर मौजूद है, उसके पास ना तो कोई आशा था, ना तो कोई डिज़ायर था, कोई सेंस नहीं था, और ना तो उसके पास कोई छोटा रास्ता था। तो फिर मेरे लिए मत डरो मेरी प्रियतम, बल्कि मेरे पर यकीन करो कि मैं सूरज से ज़्यादा तेज़ ऐसे जर्नी को करूँगा, क्योंकि मेरे पास इच्छा है, आशा है, मेरे पास पंख है, मैं उससे तेज़ जाऊँगा, तेज़ वापस लौट आऊँगा। फिर उसके बाद कहता है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, मेरी प्रियतम देखो कितना कमज़ोर है मनुष्य का पावर, कि अगर उसका भाग्य गिर जाए, हम लोग का भाग्य तो बिगड़ गया ना कि हम लोग अलग हो रहे हैं, भाग्य अगर गिर जाए तो वो उसमें 1 घंटा ऐड भी नहीं कर सकता, अपना 1 घंटा ऐड भी नहीं कर सकता, जो उसके हाथों से ऐसे वो छीनता जा रहा है। फिर आगे क्या कहता है वो भी देख लीजिए ध्यान से। इसीलिए जो हमारा ये भी जो बुरा वक्त है मेरी प्रियतम, इसमें हम लोग को साथ रहना है, हम लोग को एकदम अपने मजबूती से और इस बुरे वक्त से सीखना है और बुरे वक्त को सिखा करके हमें आगे निकल जाना है, आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें था। और फिर उसके बाद बताता है कि मेरी प्रीतम जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है हवाएं नहीं, मेरी आत्मा मुझसे दूर छिनती जा रही है। तुम जब बुरी तरीके से रोती हो तो मुझे लगता है कि मेरा जो ब्लड है, मेरा जो आत्मा है वो ऐसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, मैं मरता जा रहा हूँ, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो थोड़ी कहीं अलग होने वाले हैं। यही चीज़ें इसमें बताते हैं, तुम मेरे लिए बेस्ट हो मेरी प्रियतम, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तुम ये सब उल्टी सीधे चीज़ें मत सोचो कि मैं वापस नहीं आऊँगा, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। बस तुम इतना सोचो कि हम लोग एक बेड पर हैं, तुम एक साइड हो, मैं एक साइड हूँ और हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग कभी अपार्ट हुए नहीं, हम लोग कभी भी ऐसे एक दूसरे से अलग हुए नहीं। यही आपका टॉपिक था, यही आपका ऐसे चैप्टर था। तो हम लोग ने देख लिया जो भी मैंने बताया था आपका। पहले हम लोग देखने वाले क्या क्या थे, तो देख लीजिए, अपना टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा था, तो देखिए अबाउट द ऑथर हमने कंप्लीट कर लिया, थीम ऑफ द पोएम देखा और कंप्लीट चैप्टर, यानी कि ये तीनों चीज़ हम लोग का हो चुका है। अब बस लास्ट हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन आंसर को। और अगर आपको इसका ऐसे पीडीएफ चाहिए होगा तो इसका पीडीएफ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, नहीं तो व्हाट्सअप पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी आप इसे ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप चाहो तो खुद से भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो बस कोई लाइन को देकर एक्सप्लेन करेगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाइन में से एक है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलवड, व्हाई डज, पोएट क्यों अपने बिलवड से
दूर हो जाना चाहता था, तो इसलिए दूर जाना वो नहीं चाहता था, वो तो मजबूरी में था, क्योंकि वो जानता है एक समय उसको मरना ही है। तो वो दो चीज़ें उसके पास है, एक तो उसकी पत्नी है और दूसरा उसका इच्छा भी है। तो देखो, जो इच्छा को मार देगा तो वो फिर इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तो इसीलिए वो मजबूरी में भी है और शौक से भी है कि वो जाना चाहता है, लेकिन और कुछ रीज़न उसके पास नहीं था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द थिंग्स दैट सन डज नॉट हैव। सन के पास ना तो विंग्स है, ना तो डिजायर है, ना तो सेंस है। ठीक है, सन्स डोंट हैव डिजायर, सेंस और शॉर्ट वे आप लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट विल मेक द स्पीकर जनरली स्पीडियर। तो जो स्पीकर का जनरली वो स्पीडियर बनाने वाला उसका जो इच्छा है, ठीक है, स्पर्श जो उसका इच्छा है, विंग्स है, ये है से उसको बनाता है स्पीडियर। क्वेश्चन 4 देखिएगा, व्हाट मेक्स अ मैन्स पावर फीबल। दोस्तों, उसका किसी भी मनुष्य का ताकत को कमज़ोर बनाने के लिए उसका फॉर्च्यून, उसका भाग्य है, काम है, ऐसे करता है। ठीक है, तो मैंस के पावर को फ्यूल बनाने के लिए उसका फॉर्च्यून काम आता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सिंगिंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। देखो, इतना इफेक्ट करता है कि जॉन डॉन साहब कह देते हैं कि तुम जब रोती हो तो लगता है कि मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है, मैं खत्म हो रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप ऐसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, और ये सारा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट कहता है हाउ डज द बिलीव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ। कैसे ऐसे बिलीव्ड जो है स्पीकर्स लाइफ की वेस्ट करती है, जो कि मैंने बताया था, रो करके। तुम अगर ऐसे रोती रहोगी तो मैं तो बचूंगा नहीं, मेरा तो लाइफ ही खत्म हो जाएगा, तो तुम ऐसे रोया मत करो। उसके बाद इन वाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। तो देखो, ये सोच करके हम लोग कभी तो अलग हो नहीं सकते। पहली बात की, जो अगर एक दूसरे से सच्चा प्यार करेंगे तो अलग होने वाले हैं नहीं। और फिर लास्ट में कहता है कि तुम ये सोचना कि हम दोनों एक साथ एक ही बेड पर हैं, मैं एक साइड हूँ, तुम एक साइड हो, तो हम लोग कभी भी अलग होने वाले हैं नहीं। तो यही था आप लोग का सारा क्वेश्चन आंसर, जो कि एक्सप्लेन मैंने कर दिया। अब इसमें कोई अगर आप लोग को डाउट रह गया होगा बच्चा सब, तो कमेंट करना। वीडियो में इतना मेहनत है, एक ही वीडियो में सब कुछ मैंने कोशिश किया समझाने का, जो कि आपको यूट्यूब पे ऐसा मिलेगा नहीं। तो इसके लिए बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे ताकि ऐसे हम लोग को सपोर्ट मिले, हम लोग भी आगे बढ़ सके। क्योंकि देखिए, अब लॉकडाउन हो चुका है तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम स्टे सेफ। और आपका हमारे इस वीडियो पर प्रभावमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, घरों से बाहर ना निकले जब तक ये कोरोना है, जब तक कि आपको कोई ज़रूरी काम ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, घर पर रहें और सेफ रहें। बाय बाय।